यूएस कांग्रेसनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2028 के बीच भारत के पास मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। Su-30M के एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद HAL अपनी नासिक डिवीजन में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है? क्या लाइट टैंक सच में भारत को लद्दाख रीजन में एडवांटेजेस दिलाने वाले हैं? JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट में भी PL-10 मिसाइल को देखा गया था, जो कि चाइना का अब तक का सबसे एडवांस क्लोज रेंज का मिसाइल बताया जाता है और ये सही मायने में आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए एक खतरा बनने वाला है। और अंत में रशिया और चाइना की तरफ से एंटी स्टेल्थ रडार्स को डेवलप करने के बाद यूएस की F-22 या F-35 जैसे एयरक्राफ्ट आगे चल के रडार में पकड़े जाने के चांसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके है। आप सभी जानते हैं कि DRDO की तरफ से अभी एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को बनाने की कोशिश किया जा रहा है और अभी बस कुछ ही दिनों के अंदर ही इसके एक ट्रायल को भी कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इसको लेके अभी यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेसनल की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि भारत अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की प्रोसेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे चल के 2025 तक भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत को हासिल करने वाला है। इसके बाद 2025 से 2028 के बीच भारत के पास डिप्लॉय करने लायक हाइपरसोनिक मिसाइल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब भारत अभी सिर्फ अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप नहीं कर रहा है और इसके साथ ही भारत अभी रशिया के साथ मिलकर भी ब्रह्मोस मिसाइल की एक हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी बना रही है, जिसका नाम ब्रह्मोस 2 होने वाला है। और अभी इसकी डेवलपमेंट साइकिल में डिले होने की एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अभी इसको मार्क 7 की स्पीड को हासिल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की अपनी खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की बात करें तो ये लगभग मार्क 6 की स्पीड में क्रूज करने वाला है और अभी धीरे धीरे भारत इसकी टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान इसको आगे चल के लॉन्गर पीरियड तक टेस्ट करने वाला है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 1500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन सी लेवल में इसका रेंज 900 किलोमीटर तक होने वाली है। साथ ही अभी भारत अपनी एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है और इसकी स्पीड को अभी मार्क 3 से इंक्रीज करके मार्क 4.5 तक करने की उम्मीद किया जा रहा है और ये भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है। अब इससे ब्रह्मोस मिसाइल और भी खतरनाक होने वाला है क्योंकि अभी नियरली हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करने वाला है। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी हम HAL की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि नासिक डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि HAL की नासिक डिवीजन में हमारी Su-30M के एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और लगभग यहाँ पर 222 Su-30 को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। लेकिन पिछले साल ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए गए सभी 222 Su-30M के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद अभी नासिक डिवीजन के पास कोई काम नहीं बचा है। अब इस यूनिट से HAL को हर साल लगभग 6000 करोड़ का प्रॉफिट होता था और यहाँ पर HAL की लगभग 4200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो अगर Su-30M की ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद HAL को एडिशनल ऑर्डर नहीं मिलता है तो इससे HAL को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके साथ ही उड़ीसा की कोरापुट डिवीजन भी जुड़ा हुआ है, जहां पर Su-30M के लिए इंजन को बनाया जाता है। लेकिन ये डिवीजन खाली नहीं रहने वाला है क्योंकि जब तक Su-30M के एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रहेंगे तब तक इनके लिए नए इंजन की और इंजन पार्ट्स की जरूरत पड़ने वाली। तो कोरापुट डिवीजन एक्टिव रहने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि Su-30 की ऑर्डर पूरा होने के बाद नासिक डिवीजन में ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये खाली ना पड़े, क्योंकि अभी HAL के पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है और अभी बस 12 एडिशनल Su-30 को खरीदने का प्लान किया गया, जिनको बस 1 साल के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो HAL की तरफ से आगे चल के यहाँ पर Su-30M के एयरक्राफ्ट की ओवरऑल फैसिलिटी को सेटअप करने का प्लान किया गया और हर एक एयरक्राफ्ट को लगभग 1500 घंटे की फ्लाइट आवर कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो साल में यहाँ पर कम से कम 15 से 20 Su-30 को ओवरऑल किया जा सकता है और ये HAL को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस दिलाने वाला है। हर एक Su-30M के एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम की जो लाइफ होती है वो लगभग 8000 घंटे की होती है और इस दौरान इनको कम से कम 3 से 4 बार ओवरऑल करने की जरूरत पड़ सकता है और इनसे HAL को हर साल करीब 1500 करोड़ तक का प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा HAL की नासिक डिवीजन को एयरक्राफ्ट की अंडर कैरियर सेक्शन को भी बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। तो आगे चल के हमारे जो भी नए एयरक्राफ्ट बनाए जाने वाले हैं उनके लिए अंडर कैरियर सेक्शन को यहीं पर बनाया जा सकता है।
या फिर SU-30 MKI की ओवरऑल फैसिलिटी के दौरान भी इसके लिए स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ने वाली जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। आगे चल के HAL की तरफ से अपने सभी फ्यूचर ऑर्डर जैसे कि STT-40 और MCA जैसे फाइटर जेट को भी यहीं पे बनाने का प्लान किया जा रहा है और STT-40 की लगभग 68 यूनिट को खरीदने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स और HAL की बीच नेगोशिएशन किया जा रहा है और HAL की नासिक डिवीजन में हर साल इसकी 20 यूनिट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसके बाद MCA की प्रोडक्शन 2027 से शुरू होने का प्लान किया गया है, लेकिन नासिक डिवीजन में सिर्फ इसकी अंडरकैरियर सेक्शन को ही बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसकी बाकी सारी असेंबली प्रोसेस जो है वो बेंगलुरु में करने का प्लान किया गया है। और अंत में HAL की तरफ से अभी नासिक डिवीजन में मिसाइल्स और बॉम्ब्स की भी फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके, आप सभी को याद होगा हाल ही में ही इंडियन आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक को खरीदने के लिए एक RFI को इशू किया गया था और इससे हाल ही में चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद ऐसा डिसीजन लिया गया है। अब इससे पहले भी कई बार इंडियन आर्मी की तरफ से लाइट टैंक को खरीदने का मन बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ तक कि DRDO की तरफ से भी BMP-2 व्हीकल में 105 mm की मेन गन के साथ एक लाइट टैंक को इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया था और इससे आर्मी की तरफ से 2009 में इशू किए गए टेंडर के अंदर ही ऑफर किया गया था, लेकिन इसको भी इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अभी तक हमें लद्दाख रीजन में इनकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अभी की बात करें तो अभी लाइट टैंक की कुछ खास जरूरत महसूस हो रही है और अभी जो 350 लाइट टैंक खरीदने का प्लान किया गया इनको 7 से 10 रेजिमेंट में डिवाइड किया जाएगा और हर एक रेजिमेंट में 31 से लेके 45 तक टैंक रहने की उम्मीद किया जा रहा है। और इनको डिप्लॉय करने की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली वो भी भारत के लिए काफी जरूरी होने वाला है, क्योंकि लाइट टैंक दुश्मन की मेन बैटल टैंक के साथ डायरेक्टली एंगेज होने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इनका आर्मर काफी पतला है जो कि मेन बैटल टैंक का एक भी राउंड को झेल पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इनको प्लेन एरिया में डिप्लॉय ना करके सिर्फ पहाड़ी इलाका या फिर संकरी एरिया में डिप्लॉय करने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली जहाँ पर हमारे मेन बैटल टैंक नहीं जा सकते। अब चुशोल वैली की बात करें तो यहाँ पर हमारे मेन बैटल टैंक को इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन पांगोंग लेक की नॉर्थ बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमको लाइट टैंक की जरूरत पड़ने वाले जो कि एक बेहतर ऑप्शन होने वाले हैं। अब इनको मेनली इन्फेंट्री यूनिट को सपोर्ट फायर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनके साथ साथ अगर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भी मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है तो ये और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कल्याणी M4 व्हीकल को भी इंडियन आर्मी में शामिल कराया गया था और साथ ही लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को भी शामिल किया गया था। तो अगर इस तरीके से और भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाता है और उनको इन लाइट टैंक के साथ मिलकर डिप्लॉय किया जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। और चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से भी इसी तरीके की डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है जिसमें वो अपनी कंबाइंड आर्मर्ड ब्रिगेड को भारत के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं। अब लाइट टैंक हल्के होने की वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान है या फिर लद्दाख में मौजूद ब्रिजेस के ऊपर से पास करना भी इनके लिए काफी आसान होने वाला है। साथ ही इनके पास नॉर्मल मेन बैटल टैंक के मुकाबले बेहतर मोबिलिटी होने वाली है जिससे ये संकरे रास्तों में मेन बैटल टैंक को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से अपने लाइट टैंक्स में हैवी गन्स का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है ताकि ये मेन बैटल टैंक के साथ डायरेक्टली फाइट को ले सकें। जबकि चाइनीज लाइट टैंक की बात करें तो इसमें स्मॉलर साइज की गन का इस्तेमाल किया गया। इसमें अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया जो कि किसी भी मेन बैटल टैंक के लिए काफी खतरनाक वेपन साबित हो सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की JF-17 को लेके। 1 या 2 दिन पहले ये अपडेट सामने आया था कि तेजस से पाइथन 5 मिसाइल को फायर किया गया था और अब तेजस में भी पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लोज रेंज मिसाइल कहा जाता है और स्पेशली इसकी हाई ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी दुनिया की किसी भी मिसाइल के मुकाबले ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाकर भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। जबकि जो नॉर्मल ऑफबोर्ड साइड मिसाइल होते हैं इनकी एंगेजमेंट रेंज 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही सीमित होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन तेजस का मेन राइवल JF-17 को भी अब एक मॉडर्न क्लोज रेंज की मिसाइल के साथ देखा गया है। ग्लोबल टाइम की तरफ से ट्वीट किए गए कुछ इमेजेस से पता लगा है कि हाल ही में ही JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट को PL-10 मिसाइल के साथ उड़ते हुए देखा गया था। चाइनीज मीडिया की तरफ से शेयर किए गए इसके कुछ इमेजेस में JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट की प्रोटोटाइप जिसका सीरियल नंबर 3001 है उसमें अभी PL-10 मिसाइल को देखा गया था। अब PL-10 मिसाइल की बात करें तो इसको नॉर्मली चाइना की J-20 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया था और इसे चाइना का अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोज रेंज मिसाइल कहा जाता है। इसे चाइना यूनाइटेड स्टेट की M9X मिसाइल के साथ बराबरी का मिसाइल बताता है और अगर इसको पाकिस्तान हासिल करता है तो ये JF-17 को बेहतरीन डॉग फाइट कैपेबिलिटी देने वाला है।
क्योंकि अब JF-17 में एक ऐसा रडार होने के साथ साथ PL-10E मिसाइल जो कि PL-10 का एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, ये JF-17 को 90 डिग्री का ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी देने वाला है। अभी ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट क्या होती है और इससे डॉग फाइट के दौरान किस तरीके से एडवांटेजेस मिल सकता है, इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जो कि 1 या 2 दिन में आने वाली है। वैसे ये वीडियो आज ही आने वाला था, लेकिन मुझे इसके लिए सही क्लिप्स नहीं मिल रहे थे, तो अगर कोई DCS खेल रहा है तो मुझे फेसबुक में कॉन्टेक्ट कर सकता है। वैसे अगर JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें या फिर इसकी नई मिसाइल की बात करें, तो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ PL-10E मिसाइल डॉग फाइट में पाकिस्तान को सीरियस एडवांटेजेस देने वाला है, क्योंकि भारत के जो Su-30M के एयरक्राफ्ट हैं, इनमें R-73 मिसाइल की जिस वेरिएंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट रेंज लगभग 75 डिग्री तक है। लेकिन वो बात भी एक अलग ही फैक्टर है कि JF-17 Su-30M के जैसे एयरक्राफ्ट के साथ मैन्यूवर नहीं कर सकता और उसकी मैन्युअलिटी को मैच नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ऑफबोर्ड साइड मिसाइल होने की वजह से उनको काफी हद तक एडवांटेजेस मिलने वाला है। इसके अलावा अभी भारत जिन पाइथन 5 मिसाइल को इस्तेमाल करने वाला है, इनकी ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट को लेकर भी कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, लेकिन ऐसा र्यूमर है कि ये मिसाइल 180 डिग्री से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और ये 360 डिग्री का चक्कर लगाकर भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। और ये मिसाइल तेजस में इंडक्ट होने के बाद तेजस को भी बेहतरीन डॉग फाइट कैपेबिलिटी देने वाले हैं। अगला अपडेट स्टेल्थ और एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी तक US स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रेस में सबसे आगे चल रहा है और स्टेल्थ की वजह से यूनाइटेड स्टेट अभी पूरी दुनिया भर में लीड कर रहा है, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट के F-22, B-2 या F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने वाले रडार कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये आराम से दुश्मन के एरिया में घुस के वहां पर हमला करके निकल जाते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे खबर सामने आए हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट की इस एडवांटेजेस को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी रशिया और चाइना जैसे देश ये क्लेम करने लगे हैं कि उनके पास एक ऐसा रडार मौजूद है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनकी रडार सिग्नेचर काफी कम होती है और हमारे एग्जिस्टिंग रडार इतनी कम RCS को मेजर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये रडार में नजर नहीं आते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे रडार टेक्नोलॉजी बेहतर बनती जा रही है, वैसे वैसे एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है और हाल ही में ही चाइना की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 एंटी स्टेल्थ रडार को अपने रडार एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। हालांकि इनकी रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था, लेकिन इनमें से एक का नाम SLC-7 था और दूसरे का नाम YLC-8E रखा गया था। इसके अलावा रशिया भी ये दावा करता है कि S-400 सिस्टम की रडार F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और इसकी एंटी स्टेल्थ रेंज लगभग 150 किलोमीटर बताया जाता है और इसी वजह से शायद यूनाइटेड स्टेट F-35 को इस रडार की नजर में आने से रोकना चाहता है। इसके अलावा रशिया की तरफ से अभी एक और रडार को भी डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम स्टूना-1 है और रशिया के क्लेम के मुताबिक ये आसानी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इन रडार के अंदर बाइस्टैटिक डिप्लॉयमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नॉर्मली होता क्या कि रडार की जो ट्रांसमीटर या रिसीवर होते हैं वो एक ही जगह में मौजूद होते हैं, जिस वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो दूर जाने पर धीरे धीरे वीक होने लगता है और ये जो वीक सिग्नल होते हैं जब ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो ये और भी वीक हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में वीक सिग्नल या तो रडार के एंटीना तक वापस पहुंचते ही नहीं है या फिर अगर पहुंचते भी है तो हमारा रडार उनको रीड नहीं कर पाता है। लेकिन स्टूना-1 में रडार की जो रिसीवर होता है फिर ट्रांसमीटर होता है, ये अलग अलग पोजीशन में मौजूद होते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसमीटर होता है वो 50 किलोमीटर पीछे होता है और जो रडार की रिसीवर होता है वो 50 किलोमीटर आगे प्लेस किया जाता है और इन रडार की जो एंटीना होती है वो काफी पावरफुल होती है। रशिया के मुताबिक इन रडार्स में एक नॉर्मल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की RCS को लगभग 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और जैसे कि इसका रिसीवर ट्रांसमीटर से आगे होता है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाले सिग्नल्स को ये 50 किलोमीटर आगे ही पकड़ लेता है, जिस वजह से जो लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे चुप छुपा के जो रडार में रिफ्लेक्ट होकर निकल लेते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हो जाते हैं। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल में आपको एक और वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हमने ये बताया था कि रडार किस तरीके से काम करता है। उसको देखने के बाद ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।